हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल एक न्यूमेरिकल किया था टीएस ग्रेवाल बुक का बेस्ड ऑन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसी कंसेप्ट से रिलेटेड। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही अलग, थोड़ा सा यूनिक है और इसमें आपको जो मैंने कंसेप्ट्स आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त समझाए थे उसको आपको टेस्ट करना होगा कि आपको वो कितना अच्छे से याद है। ठीक है, वो कितना अच्छे से याद है आपको ये टेस्ट करना होगा। अभी देखते हैं आपने कितने अच्छे से उसको पढ़ा था। ठीक है, चलिए ये अनसॉल्व्ड 15 क्वेश्चन है। अनसॉल्व्ड 15 क्वेश्चन आपके टीएस ग्रेवाल का जो 2020 वाला एडिशन है और यही क्वेश्चन अनसॉल्व्ड 13 है टीएस ग्रेवाल का जिसका 2019 एडिशन है। ठीक है, क्वेश्चन मैं साथ में आपके उसमें पेस्ट कर दूंगा और लिंक में भी दे दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और थोड़ा सा यूनिक होने के कारण आपके बहुत सारे कंसेप्ट इससे अच्छे और खुल जाएंगे। ठीक है, कंसेप्ट खोलना बहुत जरूरी है। जितने टिपिकल टाइप के क्वेश्चन अपन बेटा करेंगे उतने अपने क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होते जाएंगे, उतने कंसेप्ट्स और अच्छे होते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें और अब हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है और हम इसको कैसे डील करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप मेरे साथ साथ रीड करते जाइए। X and Y are partners sharing profits in the ratio of 3:2। दो पार्टनर है बच्चों X and Y, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। क्वेश्चन में गिवन है तो हम मान लेंगे, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। ओके, विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 8 लाख एंड 6 लाख रिस्पेक्टिवली। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है और उनके पास कैपिटल कितना है 8 लाख एंड 6 लाख रेस्पेक्टिवली। ओके, एक्स की 8 लाख एंड वाई की 6 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 5% पर एनम। ओके, पार्टनरशिप डीड में बच्चों क्या दिया हुआ है? पार्टनरशिप डीड में ये दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को 5% पर एनम की रेट पर देना है, तो दे देंगे। ठीक है, लेकिन कब देंगे बच्चों? जब आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये अप्रोप्रिएशन है। ओके, चलिए। Y is to be allowed an annual salary of rupees 60,000 which has not been withdrawn। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। Y को सैलरी अलाउ किया है 60,000 पर एनम। अच्छा, पूरे साल का 60,000 देना है। अच्छी बात है सर, कोई अपने को मल्टीप्लाई करना वगैरह टेंशन खत्म हुआ। पूरे ईयर का उसको Y को सैलरी देना 60,000, ये डीड में लिखा हुआ है। ओके सर, पर ये आगे की लाइन क्या कह रही है? which has not been withdrawn by the partner। देखिए स्टूडेंट्स, आप अगर किसी पार्टनर को सैलरी देंगे, किसी पार्टनर को सैलरी देंगे तो आप जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? सैलरी देने की फर्स्ट एंट्री क्या होगी? पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल। सैलरी दिया, कल लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से ये समझा दिया है। जिन बच्चों को अभी भी डाउट है वो पहले उस वाले वीडियो को देखकर इसको क्लियर कर लें, फिर भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दें। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब क्या हुआ बच्चों? आपका सैलरी जो है हम देने की एंट्री क्या करेंगे? पार्टनर सैलरी टू पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद हम इस पार्टनर सैलरी नाम के एक नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करने के लिए कहां जाएंगे? उसको क्लोज करने के लिए हम जाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन में और एक और एंट्री बनाएंगे, पार्टनर P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। ये कल हमने देखा था। तो सर ये विड्रॉ कर लेगा तो? अच्छा, आपने सैलरी किसको दी है? पार्टनर को। कहां गई वो सैलरी? सर पार्टनर की कैपिटल में। अच्छा, अब अगर पार्टनर ये सैलरी विड्रॉ करता है तो जो पैसा आपने उसकी कैपिटल में डाल दिया, अगर वो लेकर गया तो कहां से लेकर जाएगा बच्चों बताइए? पार्टनर अगर उसको विड्रॉ करके ले गया है तो कहां से लेकर जाएगा? सर वो सैलरी उसकी कैपिटल में डाली है तो लेगा भी उसकी कैपिटल से। इसका मतलब ये सैलरी विड्रॉ करी है या नहीं करी है, दोनों ही केस में इसका इफेक्ट किस पे आएगा? पार्टनर की कैपिटल पे। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से इस सैलरी को विड्रॉ कर लेता है या नहीं करता है, दोनों ही केस में अप्रोप्रिएशन अकाउंट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपने सैलरी दिया तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। फिर सैलरी नाम के नॉमिनल अकाउंट को बंद करने के लिए हमने क्या किया? उसको P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। अब अगर ये पार्टनर सैलरी विड्रॉ करता है तो ये तीसरी बात है। अगर ये पार्टनर बाद में ये सैलरी विड्रॉ कर लेता है तो ये तीसरी बात है। तो इन दो एंट्री के बाद एक एंट्री और होगी, उसमें हम क्या करेंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को फिर से डेबिट कर लेंगे और हम कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर पार्टनर की सैलरी उसने विड्रॉ नहीं की है, अच्छी बात है। अगर कर लेता तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, तो इस लाइन का अभी यहाँ कोई मतलब नहीं, अगर विड्रॉ करता तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है ये अपने को? आगे अपने को ये कह रहा है बच्चों, profit for the year ended 31st March 2020 before interest on capital but after charging Y's salary was rupees 2,40,000। बच्चों अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आई है, ये कह रहा है कि प्रॉफिट जो है वो क्या है, 31st मार्च 20 का प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइस सैलरी कितना है प्रॉफिट आपका? 2,40,000। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात अच्छे से आप बता दीजिए कि मैंने आपको उस दिन जब P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट समझाया था तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपके नेट प्रॉफिट का नेचर कैसा होना चाहिए। आप जो यहां पर ये P&L अप्रोप्रिएशन के अंदर ये बाय P&L अकाउंट लिखते हैं, मतलब ये जो नेट प्रॉफिट लिखते हैं, इस नेट प्रॉफिट का नेचर क्या होना चाहिए? इस नेट प्रॉफिट का नेचर मैंने कहा था कि मैंने कहा था कि ये प्रॉफिट हमेशा जो नेट प्रॉफिट आप P&L अकाउंट से यहां ट्रांसफर करेंगे, ये प्रॉफिट का नेचर क्या होता है? आफ्टर ऑल चार्जेस बट बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशंस। और मैंने उस दिन समझाते कुछ बच्चों कहा भी था कि जब तक सबसे पहले क्वेश्चन में आप ये प्रॉफिट का अमाउंट चेक कर लेना कि ये सही नेचर का है, तभी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे, पहले उसमें एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो यहाँ क्या बोला इसने? यहाँ बोला है कि ये जो प्रॉफिट है वो आफ्टर ऑल चार्जेस है लेकिन बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन ऐसा होना चाहिए। मैंने समझा दिया था P&L बन चुका है तो सारे चार्जेस उसमें से माइनस हो जाने चाहिए, ठीक है, मतलब सारे चार्ज उसमें से ऑलरेडी माइनस होंगे तभी तो नेट प्रॉफिट आया होगा। अगर कोई चार्ज देना अभी भी बाकी है तो क्या वो नेट प्रॉफिट सही है? सही नहीं है सर, तो फिर उसको यहां कैसे लेके आ जाएंगे अपन अप्रोप्रिएशन में? नहीं ला सकते। लेकिन इस प्रॉफिट के अंदर सारे चार्ज तो माइनस होने चाहिए लेकिन कोई भी अप्रोप्रिएशन इसमें से पहले ही माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पहले ही कोई अप्रोप्रिएशन माइनस कर लिया तो फिर आपका वो अप्रोप्रिएशन कैसे हुआ? वो तो चार्ज हो जाएगा। मतलब अभी तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना शुरू किया है, तो इस अकाउंट को बनाने से पहले आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो क्या? नहीं। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए तो ये अकाउंट बनता है सर P&L अप्रोप्रिएशन। तो जब ये अकाउंट बना रहे हैं तो कोई भी अप्रोप्रिएशन इस अकाउंट से होगा, इससे पहले नहीं हो सकता। इससे पहले तो वैसे भी आपने क्या बनाया था? P&L अकाउंट बनाया था, और P&L अकाउंट में तो जो आते हैं वो क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं, वो अप्रोप्रिएशन नहीं होते। तो गलती से अगर आपने किसी चीज को P&L अकाउंट की डेबिट साइड में लिख दिया है, मतलब नेट प्रॉफिट आने से पहले ही उसको माइनस कर दिया है, तो वो चार्ज हो जाएगा, तो वो गलती हो गई, वो प्रॉफिट सही नहीं है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो प्रॉफिट यहां होता है हमारे पास, ये सारे चार्जेस माइनस करने के बाद वाला होना चाहिए लेकिन सारे अप्रोप्रिएशन से पहले वाला होना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन में तो पहले हम इसको ऐसा बनाएंगे, और इसी कंसेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क भी करवा दिया है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखेंगे अपन। अब ये लाइन पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की, ये क्या कह रहा है? यहाँ कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट है 31 मार्च 2020 इस ईयर के एंड में, वो है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइस सैलरी, और वो प्रॉफिट कितना है? 2,40,000 नेट प्रॉफिट। मुझे दो बातें बता दीजिए आप फटाफट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को देते हैं वो क्या होता है सर? वो एप्रोप्रिएशन होता है, आपने बताया है। ओके, क्लियर है, ठीक है। तो बिफोर आईओसी का मतलब क्या हो गया? बिफोर एप्रोप्रिएशन। सर अपने को बिफोर एप्रोप्रिएशन ही चाहिए होता है, ये बिल्कुल सही है, कोई गलती इसमें नहीं है, अच्छी बात है सर।
बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी, ये यहां गड़बड़ हो गई। ये कह रहा है कि ये जो 2,40,000 का प्रॉफिट है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से तो पहले, लेकिन वाई की सैलरी देने के बाद का 2,40,000 है। तो मुझे बच्चों एक बात बताओ, वाई मतलब पार्टनर है ना, पार्टनर की सैलरी फर्म के लिए क्या होता है, चार्ज या अप्रोप्रिएशन? सर एप्रोप्रिएशन होता है। तो गड़बड़ कर दी ना इसने। कैसे? ये जो प्रॉफिट दे रहा है वो आईओसी देने से तो पहले का है, मतलब बिफोर एप्रोप्रिएशन है, आईओसी भी एप्रोप्रिएशन है, लेकिन वाई की सैलरी चार्ज करने का मतलब हुआ वाई की सैलरी माइनस करने के बाद। सर वाई की सैलरी भी तो एप्रोप्रिएशन है। अब वाई की सैलरी एप्रोप्रिएशन है, इसका मतलब इसने एप्रोप्रिएशन इसमें से ऑलरेडी माइनस कर दिया। तो क्या अब मुझे बताइए ये 2,40,000 जो है वो बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन हुआ क्या? नहीं सर, क्योंकि आपने इसमें से एक एप्रोप्रिएशन ऑलरेडी माइनस कर दिया है वाई की सैलरी, जो कि गलत है। अच्छा, तो मुझे तो ये बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन चाहिए ना। हाँ सर, तो इसका मतलब ये 2,40,000 वो प्रॉफिट है ही नहीं जो मैं सीधा यहाँ पर लिख सकता हूँ, है ना? क्यों नहीं लिख सकता हूँ? क्योंकि ये बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन नहीं हुआ। तो क्या करें सर, इसको बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन बना देते हैं। कैसे बनेगा? आपने क्या कर दिया, हमने सर गलती से सैलरी पहले ही दे दी, जिसको पहले नहीं देना था उसको यहाँ देना था, इस अकाउंट में माइनस करना था, यहाँ लाके डिस्ट्रीब्यूट करना था, उससे पहले नहीं हो सकता। तो अब बच्चों क्या करें, सर हमने गलती से पहले इसको माइनस कर दिया है, वापस क्या कर दें, प्लस कर दें। तो फिर वो क्या हो जाएगा, सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट। अगर सैलरी देने के बाद 2,40,000 का प्रॉफिट है तो सैलरी देने से पहले कितना होगा, मतलब इसके अंदर जो 60,000 आपने सैलरी वाई की डिडक्ट कर ली है उसको ऐड बैक कर लो, तो वो प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो हम क्या करेंगे, इसमें 60,000 उसकी वाई की सैलरी प्लस कर देंगे, तो आपका अमाउंट कितना आ गया, 3 लाख। बच्चों ये वो 3 लाख का नेट प्रॉफिट है जो बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन हुआ, क्योंकि इस प्रॉफिट में से अपन ने आईओसी भी नहीं दिया और इस प्रॉफिट में अपन ने सैलरी भी नहीं दिया, जो सैलरी दिया था उसको वापस प्लस कर लिया। तो अब ये प्रॉफिट क्या हुआ है, बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है, अगर अब ये इसको नेक्स्ट सेक्शन में देखना है कि और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दिया है ना, अभी ये चेक करना बाकी है आफ्टर ऑल चार्जेस। ठीक है, आफ्टर ऑल चार्जेस चेक करना बाकी है। तो देख लेते हैं आगे क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है। आगे बच्चों क्वेश्चन अपने को कह रहा है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। Prepare P&L appropriation account showing the allocation of profits। ठीक है, हमको क्या बनाना है, P&L appropriation account बनाना है। और एक लाइन उसने और दी है, उसने एक लाइन क्या दी है कि मैनेजर को कमीशन देने के लिए हमने 5% का, एक प्रॉफिट पे 5% का कमीशन मैनेजर को देने का भी एक प्रोविजन था। अच्छा, इसने यहाँ ये लाइन क्यों लिखी है बच्चों, ये लाइन इसने यहाँ इसलिए लिखी है क्योंकि एक्चुअली इसने मैनेजर का कमीशन दिया नहीं है। अगर दे दिया होता तो ये बोल देता और इसको जरूरत भी नहीं पड़ती लिखने की। इसने लिख दिया है, इसका मतलब क्या, यहाँ ये देना भूल गया। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मैनेजर का कमीशन, मैनेजर आपका एम्प्लॉय है कि मालिक है? सर मैनेजर तो हमारा एम्प्लॉय है ना। एम्प्लॉय को देने वाली कोई भी चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है? सर आपने कहा था एम्प्लॉय को जो भी देना है वो सब चार्ज है, क्योंकि एम्प्लॉय को कोई चीज हम तभी देंगे, एम्प्लॉय को कोई भी चीज हम तभी देंगे जब हमें उसको दे रही है। हालांकि यहाँ ये कमीशन जो है वो प्रॉफिट पर है, तो दिया तो तभी जाएगा जब प्रॉफिट होगा मैनेजर को, लेकिन मैनेजर को कमीशन देना है इसलिए वो P&L अप्रोप्रिएशन में कभी नहीं आ सकता। मैनेजर का कमीशन हमेशा किसका आइटम रहेगा, P&L का। ये लास्ट ईयर आपने 11th में फाइनल अकाउंट्स में पढ़ा है, मैनेजर्स कमीशन, है ना। ओके, तो सर इसने 5% जो मैनेजर को कमीशन देना था प्रॉफिट पे, वो कमीशन तो दिया ही नहीं, और वो कमीशन तो आपका P&L का आइटम है, मतलब वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब वो चार्ज देना अभी भी बाकी है। तो सर आपने जब यहाँ चेक करने के लिए कहा ना, तो आपने कहा कि ये प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, आफ्टर ऑल चार्जेस। अब आफ्टर ऑल चार्जेस होना चाहिए बच्चों, तो इसका मतलब अभी एक चार्ज देना बाकी रह गया है, वो मैनेजर का कमीशन। मतलब अभी भी ये जो 3 लाख प्रॉफिट अपन ने बनाया है ये भी यहाँ पर नहीं आ सकता, क्योंकि इस 3 लाख में से अभी एक चार्ज माइनस करना बाकी है। अच्छा, तो चार्ज कहाँ दिए जाते हैं बच्चों,
चार्ज दिए जाते हैं P&L अकाउंट में। तो क्यों ना अपन एक बार अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए हम P&L अकाउंट इसका प्रिपेयर कर लेते हैं और वहां से सही सही प्रॉफिट कहां ट्रांसफर करते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन में। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पर P&L अकाउंट का फॉर्मेट है हमारे पास वही पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम यहां पर नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं। ये नेट प्रॉफिट कितना आया हमारा, 3 लाख। कैसा आया 3 लाख? वो जो 2,40,000 का हमारा नेट प्रॉफिट था उसमें हमने जो सैलरी गलती से माइनस कर दिया था, पहले ही अप्रोप्रिएशन कर दिया था, वो गलत था। हमने उस सैलरी को वापस ऐड बैक किया। तो इसका मतलब अगर ये सैलरी P&L अकाउंट में नहीं दी जाती तो हमारा प्रॉफिट कितना, सही प्रॉफिट कितना होता, 3 लाख। ओके सर, आपने ये नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में क्यों लिखा? जब तो हम पिछले साल अकाउंट बनाते थे तो नेट प्रॉफिट तो डेबिट साइड में आता था। ठीक है बच्चों, मैंने कल भी बताया था, लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था कि वो नेट प्रॉफिट जो है वो कहां पर आता, वो बैलेंसिंग फिगर होता तो यहां पर आता डेबिट साइड में। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि हम तो एक्चुअली क्या है, हमारा P&L तो बन चुका है ना, तभी तो वो 2,40,000 का उसका प्रॉफिट आया था। हम तो यहाँ कोई ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए हमको ये वापस बनाना पड़ रहा है। तो एक्चुअली ऑलरेडी वो 3 लाख का ये जो प्रॉफिट था 240 + 60 ये आ चुका है, P&L बन चुका है। तो वापस ओपन कर रहे हैं इस अकाउंट को। तो ओपन कर रहे हैं इसलिए मैंने कल भी समझाया था कि अगर वो क्लोजिंग बैलेंस होता, मतलब बैलेंस CD होता तो डेबिट में आता, बैलेंसिंग फिगर के रूप में। लेकिन अगर अपन वापस इसको ओपन कर रहे हैं तो एक्चुअली ऑलरेडी नेट प्रॉफिट जो आ चुका है वो आपका क्रेडिट बैलेंस है। तो नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आया। ठीक है, अब अपने को एक मैनेजर को कमीशन देना बाकी रह गया था ना। हाँ सर, अब दे देते हैं। कितना, 5% किसका, नेट प्रॉफिट का। तो आपका सही नेट प्रॉफिट कौन सा है, 240 की 3 लाख? सर बिल्कुल 3 लाख, क्योंकि जो Y की सैलरी थी वो चार्ज नहीं थी तो इसने गलती से उसको माइनस कर दिया था। तो हमको वो सैलरी जो है वो वापस प्लस करनी पड़ी, क्योंकि हमको क्या चाहिए था, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। तो ये बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन हो गया 3 लाख। तो इस 3 लाख का अपने को 5% उसको क्या देना है बच्चों, मैनेजर को कमीशन देना है। मैनेजर का कमीशन चार्ज है तो डेबिट साइड में आ जाएगा, टू मैनेजर्स कमीशन। 3 लाख का 5% अगर आप निकालेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा। 3 लाख का 5% आ जाएगा आपका 3 लाख का 5% आ जाएगा आपका 7,500, हाँ सॉरी 15,000। 3 लाख का 5% आपका कितना आ जाएगा, 15,000। ठीक है, ओके। तो 3 लाख में से हमने 15,000 एक कमीशन दे दिया। अब जो प्रॉफिट बचा, ये कौन सा प्रॉफिट हो गया, देखो ये प्रॉफिट हो गया बिफोर एप्रोप्रिएशन, चार्ज माइनस कर दिया है इसमें से, तो आफ्टर चार्ज। अब ये वो सही प्रॉफिट है जो कहां ट्रांसफर होना चाहिए, P&L अप्रोप्रिएशन में। ओके, तो अब अपन यहां लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन। हालांकि अपन ये ट्रांसफर टू ये लिखना लैंग्वेज गलत होती है बच्चों, अपन चाहें तो सीधा लिख सकते हैं टू P&L अप्रोप्रिएशन। यहां से प्रॉफिट कहां चला गया, P&L अप्रोप्रिएशन में। कितना गया, 3 लाख में से 15,000 आप माइनस कर लीजिए, 2,85,000। ओके, ये P&L अकाउंट आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अब हम बनाएंगे P&L अप्रोप्रिएशन। ओके बच्चों, चलिए अब मैं बनाता हूं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे। अब आप यहां देखिए, हम P&L अप्रोप्रिएशन जो क्वेश्चन ने हमसे मांगा है वो बना रहे हैं। एंट्रीज मैंने आपको करना सिखा दी है, आप इसके साथ साथ कर लें प्रैक्टिस के लिए। यहां क्वेश्चन में डिमांड नहीं किया है इसलिए मैं एंट्रीज आपको नहीं करवा रहा हूं। P&L appropriation account for the year ending on, इस तरह से आप कर लेंगे। फॉर्मेट है हमारा पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट साइड के लिए। ओके, अब सही प्रॉफिट हमने वहां से ट्रांसफर किया है, वहां डेबिट में उसको क्लोज किया था, यहां क्रेडिट में ओपन हो जाएगा।
पर कौन से अकाउंट से प्रॉफिट आया है? बाय पी एंड एल अकाउंट। अब ये जो प्रॉफिट है वो कितना है? 2,85,000। अब बच्चों ध्यान से देखो, क्वेश्चन में तो नेट प्रॉफिट आपको 2,40,000 दिया था, लेकिन वो प्रॉफिट सही नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि न तो वो प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्ज था, नहीं वो प्रॉफिट बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। हमने पूरा प्रोसेस करके उसको वैसा बना दिया है। तो अब सही प्रॉफिट मैं कितना लिखूंगा? आफ्टर ऑल चार्ज बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन 2,85,000। मतलब इस प्रॉफिट में अब कोई चार्ज देना बाकी नहीं है, और इस प्रॉफिट में से कोई एप्रोप्रिएशन अभी तक नहीं हुआ है, वो अब होगा। ठीक है, तो बाय पी एंड एल 2,40,000 ये नेट प्रॉफिट है अपना। ओके, अब क्या क्या एप्रोप्रिएशन करना है? जो करना है वो डेबिट साइड में लिखते जाते हैं। हमको फॉर्मेट पता है, प्रोसेस पता है, एंट्री भी पता है। चलिए सर, एक तो वाई को सैलरी देना है, दे दीजिए वाई को सैलरी। 2y सैलरी कितना देना है सर? 60,000 पर एनम। देखो बच्चों, इसने वो गलती से वहां सैलरी दे दी थी ना, तो हमने उस टाइम तो प्लस किया था प्रॉफिट में। अब सैलरी एक्चुअली इस अकाउंट से देनी है, इससे पहले कोई सैलरी नहीं दे सकता है ना। उससे पहले दी थी तो अपने उसको वापस प्लस कर ली थी। अब एक्चुअली सैलरी यहां से डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन तो अब बन रहा है। ठीक है बच्चों, ओके। और क्या क्या देना है हमको? और हमको क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार वापस। वाई को सैलरी देनी थी, वो हमने दे दी है, और हमको प्रोवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों पार्टनर्स को, जो उनकी कैपिटल है 8 लाख और 6 लाख। 8 लाख का 5% 40,000 एंड 6 लाख का 5% 30,000। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है पार्टनर? एक्स का 8 लाख की कैपिटल, उसका 5% 40,000। Y की कैपिटल के अंदर कितना जाएगा? 6 लाख का 5% 30,000। तो टोटल अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए कितना, दोनों पार्टनर्स को पे करने के लिए कितना हो गया? 70,000। फर्म का तो इतना प्रॉफिट कम होगा, इतना फर्म को पार्टनर्स को देना पड़ेगा, तो फर्म के प्रॉफिट में से 70,000 कम हो जाएगा। ओके, और कुछ देना लेना है क्या? नहीं सर, और कुछ भी देना लेना नहीं है। कोई आईओडी चार्ज करना है क्या? नहीं करना सर। अच्छा, आईओडी क्यों नहीं चार्ज करना सर? क्योंकि कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, इसका मतलब डीड में उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है। अच्छा, और कुछ नहीं सर, खत्म हो गया? हाँ सर। अब क्या करें सर? अब इसको क्लोज करो, और जो फाइनल आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट आता है वो पार्टनर्स की कैपिटल में भेज दो, और वो प्रॉफिट कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 3:2 में। तो क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल माइनस कर लेते हैं, प्रॉफिट डिविजिबल आ जाएगा। और उसके बाद देखो 285 का हमारे पास नेट प्रॉफिट था, उसमें से हमको 60,000 वाई को सैलरी देनी थी, दे दिया। 70,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दे दिया। अब जो प्रॉफिट बचा ये फाइनल डिविजिबल प्रॉफिट है, जो पार्टनर्स सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, तो इधर की टोटल हमारी आ रही है 285, इधर की आ रही है 130। अगर आप माइनस करके देखेंगे तो ये जो प्रॉफिट आ रहा है, टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल, इनर कॉलम में उनके बैलेंसेस को दिखा देंगे। ओके, देखिए तो 285 माइनस 130, तो कितना बच गया ये आपका? 155। ठीक है, 1,55,000। 1,55,000 को आप 3:2, तो देखिए 1,55,000 का 3:2 मतलब हो गया 3 + 2 5, तो 3/5 ये कितना हो गया आपका? 31,000 इंटू 3 कितना हो गया आपका? 93,000। एंड अगर इंटू 2/5 करेंगे उसके लिए, तो ये 31,000 इंटू 2 आ गया आपका 62,000। ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था बेटा, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अब जब भी हर क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो पहले चेक कर लेंगे कि ये प्रॉफिट सही है या नहीं है। नहीं है तो उसको वैसा बनाएंगे। सर अगर क्वेश्चन में सिर्फ यही लिखा हो कि नेट प्रॉफिट इतना है, तो अगर कुछ नहीं लिखा मतलब अज्यूम कर लेंगे कि ये प्रॉफिट सही है। लेकिन जिस तरह से यहाँ एडजस्टमेंट दे दिए थे, यहाँ लैंग्वेज दे दी थी, तो फिर अपने को उसको चेक करना पड़ा, और चेक करने पे हमको पता चला कि ये प्रॉफिट सही नहीं है, उसको सही बनाना पड़ेगा। आपको बात समझ में आ गई बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। और कोई डाउट और इंक्वायरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप इसको टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये भी एक अच्छा कंसेप्ट है, बिल्कुल है ना, इसको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा चैप्टर बड़ा है बेटा, और बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। और ये याद रखिए आप कि हमेशा जब भी आपको बोर्ड के एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो बहुत सारी छोटी बातों के साथ, छोटी छोटी जो टेक्निकलिटीज होती हैं उसके साथ आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन बोर्ड में नहीं बनता, इसलिए हमको हर छोटी बात को ध्यान में रखना है, और हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो हमारा परफेक्शन बढ़ता जाएगा। देखिए बच्चों, एक ही मैं एक्सपर्टीज अगर किसी
किसी भी चीज में आपको लेना है, ठीक है, तो मैं आपको उसका एक ही मंत्र देता हूं, वो है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना चीजों को रिवाइज करते जाएंगे, बार बार करेंगे, उतना आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से मजबूत होते जाएंगे, ठीक है। तो हमको बार बार चीजें रिपीट करनी है, ठीक है, ओके। चलिए, तो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले आपको एक कंडीशन बताता हूं। वो कंडीशन क्या है? अच्छा, आपको ये तो पता है कि लॉस के केस में तो अप्रोप्रिएशन होता नहीं है ना। अगर लॉस होगा तो P&L से ही लॉस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर की कैपिटल में, क्योंकि लॉस है तो हम उसको उसमें से सैलरी नहीं दे सकते, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते, ये हमको पता है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या नई बात है? सर नई बात ये है कि प्रॉफिट है तो अप्रोप्रिएशन होगा, अगर डीड में लिखा है तो, है ना। प्रॉफिट है तो सैलरी देने के लिए कहा है तो देनी पड़ेगी, है ना। कमीशन देने के लिए कहा है तो देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए कहा है तो देना पड़ेगा, रिजर्व बनाने के लिए कहा है तो बनाना पड़ेगा, है ना। लेकिन अब एक इसमें एक बहुत अच्छी कंडीशन आप सोचें, तो कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रॉफिट तो हुआ, पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन वो प्रॉफिट इतना नहीं था, उसका अमाउंट इतना नहीं था, वो इतना सफिशिएंट नहीं था कि आपने जो एप्रोप्रिएशंस डिसाइड किए हुए पार्टनरशिप डीड में, उसके अमाउंट जितना आपका प्रॉफिट नहीं आ रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको पार्टनर्स को जो टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब देना है, तो उन सब का टोटल अमाउंट बन गया फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख का टोटल अपने को सैलरी, कमीशन, ये सब देना है पार्टनर्स को, ठीक है। और आपका नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो आ रहा है 70,000, ठीक है। तो मतलब प्रॉफिट तो हुआ कितना? 70,000। एप्रोप्रिएशंस अपने को कितने देने थे? फॉर एग्जांपल सारे मिला के 1 लाख। तो बच्चों अब एक बात बताओ, क्या हम 70,000 के प्रॉफिट में से 1 लाख रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे? नहीं कर सकते। किसी की जेब में 70,000 पड़े हैं, उस 70,000 में से कोई 1 लाख बांट सकता है तो मुझे बता दो, ठीक है, मुझे भी सिखा देना अगर ऐसा हो जाए तो, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता सर। 70,000 अगर आपके पास प्रॉफिट है तो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन भी कितना हो सकता है? 70,000। तो फिर वो 1 लाख के एप्रोप्रिएशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि इस केस में 70,000 से ज्यादा प्रॉफिट बांटा नहीं जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल, बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है बच्चों यहाँ पे कि वो जो प्रॉफिट है वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। नहीं बच्चों, ये गलत है। हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिविजिबल प्रॉफिट का होता है, और यहां पर तो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा ही नहीं। यहां तो हम 70 के 70 पूरे बांट देंगे और आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट क्या आएगा? निल, है ना, क्योंकि 1 लाख तो टोटल देना था, है 70 तो मैक्सिमम 70 दिया जा सकता है, तो 70 पूरा देने के बाद तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। ओके, चलिए, जिसको अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आई है अभी कंटिन्यू रहिए, अभी अपन पूरे एग्जांपल के साथ और सब कुछ ले लेते हैं। मैं आपको यहाँ यही समझाना चाह रहा हूँ कि प्रॉफिट जो है आपके पास वो है फॉर एग्जांपल 70,000, और आपके टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन जो कि कितने हैं? अगर सब सैलरी, कमीशन सब मिला ले फॉर एग्जांपल, तो एक अमाउंट ऐसे ही देख लेते हैं, अपन अज्यूम करते हैं तो 1 लाख। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये 70,000 में से 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं? नहीं। मैक्सिमम कितने किए जा सकते हैं? 70,000। पर अब मैं पूछ रहा हूँ कौन से रेशियो में? सर PSR में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? नहीं, PSR में नहीं कर सकते, मैंने कह दिया। तो अब इस 70,000 को कैसे बांटूंगा? उसके लिए मैंने एक कंडीशन यहाँ बोर्ड पे लिख दी है बच्चों। सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके, और उसके बाद अपन इसको आगे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ओके, चलिए। व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट्स आर लेस देन अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशंस, जब आपके पास जो अवेलेबल प्रॉफिट्स हैं वो आपके अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन से कम हो। देखो, प्रॉफिट हुआ है तो बांटना तो पड़ेगा, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट इतना नहीं हुआ है जितने अपने को अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन देने थे, तब प्रॉफिट कैसे बटेगा? Then available profits are distributed in the ratio of appropriation. सर अब ये रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन क्या है? ठीक है, मतलब अगर इस न्यूमेरिकल एग्जाम से इसको कनेक्ट करें बच्चों, तो प्रॉफिट्स व्हेन अवेलेबल प्रॉफिट्स आर लेस देन अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन। देखो, अवेलेबल प्रॉफिट 70,000 है, अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन 1 लाख है, मतलब ये कम है। देन अवेलेबल प्रॉफिट्स को कौन से रेशियो में बांटना है? इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन। ये इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन क्या होता है? सर ये अप्रोप्रिएशन का रेशियो क्या होता है? अप्रोप्रिएशन का रेशियो कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, आपको कुछ नहीं करना। आप तो जितने पार्टनर हैं, फॉर एग्जाम्पल X और Y,
उन x और y को जो जो देना है वो लिखते जाओ, ठीक है, लिखते जाओ एक बार। जैसे फॉर एग्जांपल इस 1 लाख के अंदर से x को क्या देना था, 50,000 की सैलरी देनी थी, ठीक है, और 10,000 का उसको ये सैलरी देनी थी, ये IOC देना था, और y को क्या देना था, y को देना था 40,000 का IOC, ये डीड में लिखा हुआ था। तो टोटल कितने के अप्रोप्रिएशन बन रहे थे, 1 लाख के। तो x को क्या क्या देना है लिख दो, y को क्या क्या देना है लिख दो, और अब जो टोटल अमाउंट आ गया ये 60,000 और ये 40,000, इसका रेशियो बना लो, ये बन जाएगा रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन। जैसे यहाँ पर 60,000 इज टू 40,000, अब इसको अपन सिंप्लीफाई करते जाएं तो 6:4, और अब दोनों एक ही टेबल में कब तक आते जाते सिंप्लीफाई करते जाएं तो फाइनल रेशियो आ गया आपका 3:2। तो ये 3:2 क्या कहलाएगा, रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन। तो फिर इस 70,000 को किस रेशियो में बांट देंगे दोनों पार्टनर्स में, 3:2 में, ठीक है। अब मैं इसका न्यूमेरिकल लेके बता रहा हूं, आप उस पर ध्यान देंगे, आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, टीएस ग्रेवाल का 2020 एडिशन का तो इलस्ट्रेशन 11 है और 2019 एडिशन का इलस्ट्रेशन 12 है, ठीक है। मैं क्वेश्चन साथ में डाल दूंगा, आप एक बार और चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपको ये इलस्ट्रेशन वापस इंपॉर्टेंट मार्क करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। अजय विजय वाला क्वेश्चन है, हम उसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ओके, तो मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूं आपके लिए। Ajay and Vijay are partners sharing profits in the ratio of 3:2, ठीक है। अजय विजय दो पार्टनर हैं, 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अजय इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड कंट्रीब्यूट्स 20 लाख एज हिज कैपिटल, ठीक है। अजय ने कैपिटल दिया है 20 लाख का, और वो नॉन वर्किंग पार्टनर है, मतलब वो काम नहीं करेगा बिजनेस में, खाली कैपिटल दे रहा है, ठीक है। विजय इज अ वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है, विजय वर्किंग पार्टनर है, ओके, अच्छी बात है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। अच्छा, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि IOC कितना देना है, 8% पर एनम, तो दे देंगे, प्रॉफिट होंगे तब, ठीक है, ओके। एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर एट द रेट 8,000 पर मंथ। अच्छा, सैलरी सिर्फ किसको मिलेगी, विजय को, क्योंकि वो अकेला ही वर्किंग पार्टनर है, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 8,000 पर मंथ का है, मैंने पहले भी बताया है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरे साल का बनता है, तो इंटू 12 कितना हो गया, 96,000। और अजय, क्योंकि देखो विजय ने तो कैपिटल दी नहीं, आपको देखो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, तो विजय ने कैपिटल नहीं दिया तो उसको IOC भी नहीं मिलेगा, ठीक है। कैपिटल किसने दिया है, अजय ने, तो IOC भी किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। तो अजय का अगर अपन IOC कैलकुलेट करें तो 8% है किसका, उसकी कैपिटल का, उसकी कैपिटल 20 लाख, उसका 8% अगर आप निकालेंगे तो कितना हो गया, 1,60,000। मतलब विजय को सैलरी देनी है हमको 96,000 और अजय को अपने को IOC देना है 1,60,000 अभी तक के क्वेश्चन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज ₹80,000। अच्छा, ये लाइन वापस पढ़ना, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन जो करवाया था उसमें मैंने आपको इस लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब समझाया था, और ये देखना जरूरी है। सबसे पहला काम प्रॉफिट को चेक करना जरूरी है, कैसा होना चाहिए, आफ्टर ऑल चार्ज बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। चेक करते हैं क्या बोल रहा है लाइन में, आपको ये बोल रहा है कि प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग IOC एंड पार्टनर सैलरी, मतलब ये जो प्रॉफिट यहाँ क्वेश्चन में गिवन है ये IOC देने से भी पहले और सैलरी देने से भी पहले। मुझे बताइए IOC और सैलरी दोनों क्या है सर, अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट कैसा है, बिफोर एप्रोप्रिएशन, चाहिए भी कैसा, बिफोर एप्रोप्रिएशन। अच्छा, आगे कुछ कहा है क्या, कोई चार्ज देना बाकी है, ऐसा नहीं, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट सही है, आफ्टर ऑल चार्ज और बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन। हम इसको सीधा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिख सकते हैं, कोई एडजस्टमेंट इसमें अभी अपने को नहीं करना। ओके, चलिए, वो प्रॉफिट कितना है 80,000। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, लास्ट में क्या कहा है बच्चों अपने को इसने, शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जो है ना वो कैसे दिखाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कहाँ करते हैं सर, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। तो इसका मतलब जब भी वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करने के लिए कहे तो आपको क्या प्रिपेयर करना होगा, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। अच्छा, पर सर एक दिक्कत आ रही है,
क्या दिक्कत आ रही बच्चों? सर आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल चार्ज बिफोर ऑल अप्रोप्रिएशन कितना है? 80,000। जबकि मैंने देखा कि विजय को सैलरी देनी है 96,000 की और अजय को आईओसी देना है 1,60,000 का। तो सर ये प्रॉफिट तो इतना कम है कि हम विजय को सैलरी भी पूरी नहीं दे सकते एज पर द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड। तो क्या करें सर? क्या आप इस 80,000 में से टोटल अमाउंट कितना बन रहा है इसका? 160 प्लस 96 250 2,56,000। क्या कोई 80,000 में से 256 डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो सर हम मैक्सिमम कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? 80 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो सर बाकी का बचा हुआ अमाउंट नहीं मिलेगा। सर अगले साल नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट है तो दे दो, नहीं हो तो भैया नहीं देंगे, बात खत्म। अगले साल कभी नहीं देंगे। बस मिल सकता था तो मिल जाएगा इस साल, नहीं तो भूल जाओ। ठीक है, ओके। तो 80,000 तो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जितना है उतना तो बांटे। लेकिन सर जितना है उतना बांटे तो किस रेशियो में बांटे? सर मुझे कंडीशन याद आ गई। कंडीशन क्या थी? व्हेन अमाउंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट्स आर लेस देन अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन, कंडीशन फुलफिल्ड, देन अवेलेबल प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन। हमको वो अवेलेबल प्रॉफिट्स किस में बांटने पड़ेंगे? इन द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन का रेशियो कैसे बनता है? सर दोनों पार्टनर्स को जो जो देना है सब लिख दो। तो यहाँ विजय को तो सिर्फ सैलरी देनी है और अजय को क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और तो कुछ नहीं देना है ना? नहीं। तो इसी अमाउंट का, ये तो एप्रोप्रिएशंस हैं, इसी अमाउंट का क्या बना लीजिए? रेशियो बना लीजिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखते हैं हम अजय को टोटल देना है 96,000 का एप्रोप्रिएशन का अमाउंट है, विजय को देना है 160। इसी अमाउंट का आप इसका रेशियो बना लीजिए। हम इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे अगर, ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर 160 और 96 दोनों आपकी 8 की टेबल में आ जाते हैं। ठीक है, ये 12 टाइम्स, ये 20 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद और ये 4 की टेबल में 3 टाइम्स, 5 टाइम्स। ठीक है, तो आपका 3:5 का क्या आ गया है? रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन। मतलब ये 80,000 का जो प्रॉफिट है वो 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा? 3:5 आपका रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन में, क्योंकि क्वेश्चन में जो कंडीशन थी वो ये थी जो हम समझ चुके हैं। ठीक है, ओके। तो अब मैं बना लेता हूं आपके लिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ऊपर लिखेंगे हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। ठीक है, सिंपल पर्टिकुलर्स अमाउंट, प्रॉफिट सही है, हमने लिख दिया यहाँ बाय P&L अकाउंट 80,000। सर सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, पूरा वर्किंग नोट बन चुका है। वो वर्किंग नोट था बच्चों, उसको कॉपी कर लेना पहले। वर्किंग नोट बन चुका है और हमको पता है कि हम 80,000 तो नहीं, टोटल एप्रोप्रिएशन 256 है, वो तो हम नहीं दे सकते। हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट पड़ा हुआ है 80, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और वो भी कौन से रेशियो में? 3:5 के रेशियो में। ठीक है, चलिए तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो अब अजय को जो सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 80,000 इंटू 3/8। 3:5 का रेशियो बन रहा था ना बच्चों, तो 3 + 5 8 हो गया, तो 3/8। तो 3/8 आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 30,000। और विजय को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था ना, वो पूरा तो नहीं मिल सकता जितना डिसाइडेड था, लेकिन उसके नाम पे विजय को कितना पैसा मिल सकता है? जो 80,000 का कितना? 5/8। तो पूरा अमाउंट तो नहीं दे सकते क्योंकि इतना प्रॉफिट ही नहीं है। तो कितना दे सकते हैं? इस रेशियो में दे सकते हैं। तो 80,000 का 5/8 कितना हो गया? 50,000। ओके सर, कुछ डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा क्या? नहीं बचेगा सर, जितना प्रॉफिट था वो सारा ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अब कुछ भी आपके पास बचा ही नहीं। तो कोई डिविजिबल प्रॉफिट इस अकाउंट से आया ही नहीं, और हम उसको कोई भी बैलेंसिंग फिगर बचा ही नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट आया ही नहीं, तो हम उसको कैपिटल में ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन यही खत्म हो गया। आप तो टोटल कर दीजिए दोनों तरफ 80,000, कोई बैलेंसिंग फिगर है ही नहीं, प्रॉफिट बचा ही नहीं और कम पड़ गया था, तो हमने तो जो था उसी को रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब नीचे वर्किंग नोट डाल के उसमें लिख देंगे वो पूरा जो मैंने आपको लैंग्वेज लिखवाई थी, ठीक है, वो लिखने के बाद उसमें और लास्ट में लिखेंगे
दिया एंड द रेशियो ऑफ अप्रोप्रिएशन इज 3:5 और हमने यहाँ 3:5 में दे दिया। अगर सर बहुत सारी चीजें आ जाए तो, जैसे यहाँ तो एक एक चीज ही थी, अजय को सैलरी देना है या विजय को आईओसी देना है, अजय को सैलरी कमीशन आईओसी देना होता, विजय को भी 2-3 चीजें देनी होती, तो क्या करते सर, फिर कैसे रेशियो बांटते? तो फिर आपको नाम नहीं लिखते, अपन सीधा लिख देते। अपन क्या लिखते, टू अजय's कैपिटल, तो टोटल अजय को जितना मिलना चाहिए था ना सबके नाम पे, या जो रेशियो आ रहा था उसका टोटल अमाउंट एक साथ आ जाता। आप चाहे यहाँ पे सैलरी और कमीशन वर्ड, आईओसी वर्ड यूज मत करो, आप सीधा लिख सकते हो टू अजय's कैपिटल 30,000 और टू विजय's कैपिटल 50,000। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट हो अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लें, और कोई डाउट हो तो मुझे टेक्स्ट कर दें या कॉल कर दें या कमेंट सेक्शन में डाल दें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए।